Okay, so I will start with the आपका सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक, एंड दैट इज योर सिलेबस। आप सभी को पता है व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस तो सबको पता है ना? या सिलेबस एक बार सिलेबस पता है सबको? आप सबको मैंने सिलेबस दे रखा है। इवन इन यूट्यूब ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग. So today I am going to start with Greek, Roman, classical literature. जैसे हम ग्रेशियो रोमन क्लासिकल लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है? जहां पर बोर्ड ना दिखाई दे या क्लियरिटी ना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज. ये आपके कहीं ना कहीं इट इज हेल्पफुल इन योर अपकमिंग लेक्चरर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा. पीडीएफ जो है वो मैं आपको क्लास के बाद थोड़ा फ्री होके फिर मैं आपको इसको नोट्स फॉर्म में सेंड कर दूंगी. क्लियर? तो चलिए, तो देखिए, अगर हम देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आया ये क्वेश्चन कहाँ से है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, है ना? तो इसलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखिए, ग्रीक रोमन क्लासिकल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ग्रीक कब से कब तक का पीरियड कहा जाता है? तो ये 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी या बीसी तक इसका क्या है? ये एक पीरियड है, ठीक है? इस पीरियड को कहा जाता है 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी. अब इसमें ग्रीक, अभी मैं सबसे पहले आपको ग्रीक पीरियड के बारे में बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहले हम ग्रीक पीरियड के बारे में पता करते हैं कि ग्रीक पीरियड एक्चुअली था क्या. तो देखिए, ग्रीक पीरियड जो था वो 3 पीरियड्स में डिवाइड था. कौन कौन से पीरियड्स थे? ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि भाई लिटरेचर, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर का क्या योगदान रहा ग्रीक और रोमन कल्चर में. इज दैट क्लियर? तो उसी बिहाफ में हम ये पढ़ेंगे कि लिटरेचर का क्या योगदान रहा, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑथर या पोइट या राइटर उस समय रहे होंगे, और क्या इम्पैक्ट रहा लिटरेचर सेंस में. तो वही हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम ग्रीक पीरियड को अगर हम डिस्कस करते हैं, अभी आप लिखना मत, अभी आप समझिए, फिर उसके बाद लिख लेना, मैं टाइम दूंगी आपको. तो ग्रीक पीरियड की अगर हम बात करें, ग्रीक पीरियड की अगर हम बात करें तो ग्रीक पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड था. इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड था. 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते थे, कौन कौन सा वक्त था, तो वो देख लेते हैं. सबसे पहला पीरियड था आर्केइक. आर्केइक आर्केइक पीरियड था. उसके बाद था क्लासिकल पीरियड. क्लासिकल पीरियड, ठीक है? और फिर लास्ट में आता है हेलेनिस्टिक पीरियड. हेलेनिस्टिक पीरियड. तो अगर पूछा जाए इंग्लिश लिटरेचर में कि हम जब ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रीक से लेकर और क्लासिकल लिटरेचर तक का जो रोमन पीरियड था उसमें कैसा लिटरेचर का पीरियड था, तो ग्रीक को 3 भागों में बांटा गया. आर्केइक पीरियड, क्लासिकल पीरियड और हेलेनिस्टिक पीरियड. अगर हम बात करते हैं आर्केइक की तो पॉइंट वाइज, थोड़े से पॉइंट वाइज है, पहले उसको देख लेते हैं फिर हम डिटेल में इसको समझेंगे. तो देखिए, अगर हम बात करें आर्केइक की तो आर्केइक में यहां सबसे पहले है बिफोर इट वॉज अ डार्क, बिफोर इट वॉज अ डार्क एजेस. डार्क एजेस बहुत बार पूछा जाता भी है. बिफोर इट का मतलब क्या है? इस आर्केइक पीरियड से पहला वाला जो पीरियड था उसको क्या कहा जाता था? डार्क एजेस. अब डार्क एजेस क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पता है ये जो आर्केइक पीरियड था ये कब से कब तक था. इसको लिख लो फिर मैं आपको समझाती हूँ.
इसका जो पीरियड का टाइम था दैट वाज 9th सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी BC। तो कहने का तात्पर्य है कि 9th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी BC तक तो हमारा आर्केइक पीरियड है, लेकिन इससे पहला वाला जो सेंचुरी थी वो पीरियड में लिटरेचर का योगदान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं दिखा हमें कि ग्रीक माइथोलॉजी में या ग्रीक लिटरेचर में कि 9th सेंचुरी से पहले कोई लिटरेचर में कोई वर्क हुआ हो। तो इसलिए उस पीरियड को क्या कहा जाता था? डार्क एजेस कहा जाता था, आर्केइक से पहला वाला पीरियड। यहां तक समझ में आया? इसके बाद इसके नीचे एक और पॉइंट आता है, इट वॉज रूल्ड बाय डिक्टेटर्स। इट वॉज रूल्ड बाय डिक्टेटर्स। अब एक्चुअली डिक्टेटर्स किसे कहा जाता है? तो देखो डिक्टेटर्स हम वैसे भी सब्स्टिट्यूशन में या वन वर्ड में या सिनोनिम में भी पढ़ते हैं कि तानाशाही। तो उस टाइम पे क्या होता था, जिस समय पे ये आर्केइक पीरियड था, छोटे छोटे टुकड़े होते थे। जैसे कोई स्टेट है तो स्टेट ऐसा नहीं था कि एक ही है पूरा, तो विभाजन था, कुछ लैंड किसी की थी, कुछ जगह पे दूसरा रूल कर रहा था। तो रूल करने के लिए बहुत सारे लीडर्स थे, किंग थे। तो उस जगह पे जो लीड कर रहे थे उनको क्या कहा जाता था? डिक्टेटर्स। समझ में आ गया? तो इसलिए ये जो रूल किए ये किसके द्वारा रूल किए गए थे? छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको रूल कौन कर रहा था? डिक्टेटर्स उन पे रूल कर रहे थे। इसके बाद इसी के आगे, अभी इसको मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं नेक्स्ट उसमें कराऊंगी, पहले इसी को आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा ही देती हूँ। तो देखिए इसी के बाद हम आगे चलेंगे इसमें। अब यहां पर क्या हुआ? पर्शियन की हमें क्या दिखाई दी? लड़ाई दिखाई दी। तो पर्शियन एनिमी आर्केइक पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है। देखिए कुछ मूवीज थी जैसे 300, 1 या 2, ये मूवीज थी। ये मूवीज जो आई थी ये इन्हीं पर्शियन की लड़ाई जो देखने को मिलती है उसी के ऊपर बनी हुई थी। तो ये सब पीरियड, पर्शियन की लड़ाई, ये सब कौन से पीरियड में आती है? आर्केइक पीरियड में आती है। और आर्केइक पीरियड कौन से पीरियड है? ग्रीक पीरियड का पहला वाला पीरियड। ठीक है। और अगर हम बात करें, यहां तक की कहानी तो ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस पीरियड का, आर्केइक पीरियड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट पॉइंट कौन थे? तो होमर यहां पर क्या थे उस समय पे? प्रोमिनेंट पॉइंट। ठीक है, होमर क्या थे? प्रोमिनेंट पॉइंट थे। और होमर ने क्या लिखी है ये आपको पता ही है, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। इलियड एंड ओडिसी। ठीक है, इलियड एंड ओडिसी। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ सिर्फ चार्ट के थ्रू। इसके बाद में इसको एक एक पीरियड को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार आर्के को दोबारा से समझ लेते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में ये है कि जो ग्रीक, हम ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं अभी हम, तो ग्रीक पढ़ रहे हैं। तो ग्रीक पीरियड 3 भागों में था, आर्केइक, देन क्लासिकल, देन कम्स योर हेलेनिस्टिक। वो दो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पहले वाले को ले रहे हैं। एंड द फर्स्ट वन इज योर आर्केइक पीरियड। आर्केइक पीरियड में ये जो पीरियड था, इससे पहले का जो पीरियड था उसमें लिटरेचर कहीं हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए उसको डार्क एजेस कहा गया उस पीरियड को। लेकिन ये जो पीरियड था ये 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी BC तक का पीरियड कहलाया जाता है। इसमें बहुत सारे रूलर्स थे, डिक्टेटर्स थे, जो छोटे छोटे टुकड़ों पे राज करते थे। पर्शियन की हमें यहाँ युद्ध देखने को मिलेगा, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। होमर जो है, होमर जो इन्होंने लिखी, होमर जो थे एक प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं उस पीरियड के, आर्केइक पीरियड के, जिनकी बहुत बड़ी एपिक रही है, महत्वपूर्ण एपिक रही है, जो कि थी ओडिसी एंड इलियड। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ये फर्स्ट पीरियड को हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, चलेंगे हम। तो नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका आता है, आपने वो लिख लिया, वो पहला वाला पेज लिख लिया कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो मैं बैक कर लूंगी।
Please let me know. If you have not written, I will give you few minutes to write it. बताइए. Done. Okay. Everyone, you have done? All of you, Aarti and all, everyone. ठीक है, ठीक है. Then it's fine. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे है आपका, जो हम उसी पीरियड को पढ़ रहे हैं, एंड दैट पीरियड इज योर क्लासिकल पीरियड. देखिए क्लासिकल पीरियड में क्या था, यहां से देखते हैं, इसको पॉइंट वाइज ही लिखिएगा. अब हमें क्लासिकल पीरियड में क्या दिखाई देता है, ये पीरियड कब से कब तक था, 5th सेंचुरी से, लिख लीजिए 5th सेंचुरी BC to 4th सेंचुरी BC. ठीक है, 5th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक के पीरियड को कहा जाता है क्लासिकल पीरियड. और अगर हम बात करें, देखो जैसे हमने बात करी अभी आर्के की, तो उसमें हमें होमर दिखाई देते हैं, तो लिटरेचर का ठीक है, उसमें वर्क हुआ. लेकिन इस पीरियड में, ये जो क्लासिकल पीरियड था, इस पीरियड में लिटरेचर बहुत ज्यादा बूम था. मतलब उसको हम कह सकते हैं इट वाज द पिनेकल ऑफ लिटरेचर. तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप. हाई पॉइंट्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर देखने को मिलते हैं. हाई पॉइंट्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर वो हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं. इसीलिए इस पीरियड को कहा जाता है पिनेकल ऑफ लिटरेचर. पिनेकल ऑफ लिटरेचर. ठीक है, तो इसको लिटरेचर का पिनेकल भी कहा जाता है. इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका, इसमें क्लासिकल ड्रामा देखने को मिलता है. क्लासिकल ड्रामा, और आप जानते हैं जब कोई ड्रामा होगा, कुछ होगा, तो उसमें आलोचनाएं भी होंगी, तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी. तो यहाँ पर हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है. इस पीरियड में क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है. और क्रिटिसिज्म से बात आई यहाँ के इस टाइम पे जो क्लासिकल पीरियड था, इस पीरियड में जो क्रिटिसिज्म था, ये 2 क्रिटिक्स बड़े फेमस रहे इस पीरियड में. एंड दोस 2 पीरियड्स, बेटा आई एम टीचिंग हियर. ओके ओके ओके, अभी आई एम टीचिंग, गो आउट. तो देखिए इसमें क्या होता है, क्रिटिक्स, यहाँ क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स. तो 2 क्रिटिक्स बड़े फेमस थे यहाँ पर. एक का नाम था प्लेटो और दूसरे का नाम था एरिस्टोटल. ठीक है, तो प्लेटो और एरिस्टोटल इस पीरियड में, क्लासिकल पीरियड में, सबसे माने जाने क्रिटिक माने जाते हैं. इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ भी हम ग्राफ को कर रहे हैं, इसके बाद में एक एक आर्केक को भी हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें चलूंगी, एंड दैट इज योर हेलेनिस्टिक पीरियड. लिख लिया तो बता दीजिए, सो दैट आई कैन मूव ऑन. और कहीं समझ ना आए तो आप वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है, करने के बाद डन जरूर बता दीजिए, सो दैट आई कैन चेंज द स्लाइड. तो आप करने के बाद जरूर बताएं. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज मेक इट फास्ट. ठीक है, ओके ओके, प्रियंका कर लिया? ठीक है, सबने कर लिया? ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद हेलेनिस्टिक पीरियड में. अब हम चलेंगे हेलेनिस्टिक पीरियड. इसी में चल लेते हैं, ग्रीक पीरियड में. मैं 3rd पॉइंट समझा रही हूं आपको, एंड दैट इज योर जो 3rd है, दैट इज योर हेलेनिस्टिक. अब देखिए हेलेनिस्टिक पीरियड में क्या होता है. हेलेनिस्टिक पीरियड, इसको हम द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं. बस इसमें इतना ही है, पॉइंट वाइज देखेंगे. दिस पीरियड इज नोन एज
This period is known as Alexander the Great. अलेक्जेंडर द ग्रेट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने एक फ्लो चार्ट को समझा। अब मैं डिटेल में आपको आर्केक पीरियड समझाती हूँ कि व्हाट इज आर्केक पीरियड। तो ये जल्दी से लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आर्केक पीरियड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कर ले तो बता भी दे प्लीज, सो दैट आई कैन। कर लिया? ओके ओके, वैसे ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने वीडियो बन रही है और अभी अपलोड हो जाए, इट विल टेक सम टाइम। तो मेक इट क्लियर ऑल्सो, मेक इट क्लियर कि ये अभी आपको वैसे करना है। ठीक है, इसको करने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए, अब आप सबसे पहले आ जाइए आर्किक पीरियड पे। अभी तो मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया था, अब हम इसमें सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर आर्किक पीरियड को मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब आर्किक पीरियड में हमें ये देखना है कि आर्किक पीरियड में कौन थे, क्योंकि हम इस पीरियड में अब पोइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ लिटरेचर के सेंस में देखना है कि लिटरेचर कैसा था। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस पीरियड में जो लिटरेचर था, हमने अभी बताया कौन थे इसमें प्रोमिनेंट, होमर। होमर इसमें क्या थे, प्रोमिनेंट ऑथर थे, पोइट थे। ठीक है, अब होमर एक्चुअली थे कौन, ही वॉज अ प्रोमिनेंट पोइट। साथ ही में अगर हम बोले तो होमर जी का नाम तो सभी लोग जानते हैं, कितने फेमस थे। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रीक, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ग्रीक। ठीक है, ग्रीक क्या थे ये, वो एपिक पोइट, इन्होंने एपिक लिखी थी। लिखी इन्होंने नहीं थी, इन्होंने सिर्फ ट्रांसमिट करी थी। क्यों नहीं लिख पाई है, क्योंकि ये अंधे थे। तो अभी वही वर्ड आ जाएगा, वो लिखते नहीं है, ही वॉज ब्लाइंड। ठीक है, अभी मैं आगे लिखाऊंगी इसको। वो होमर क्या थे, एक प्रोमिनेंट पोइट थे, आर्किक पीरियड के सबसे ग्रेटेस्ट ग्रेट एपिक पोइट माने जाते थे। ये ब्लाइंड थे और इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में कुछ हमें ज्यादा पता नहीं है, तो वो भी लिख दीजिए। नॉट मच नोन अबाउट, नॉट मच नोन अबाउट हिज लाइफ। अगर कोई पूछे कि होमर जी के लाइफ हिस्ट्री क्या थी, इनकी लाइफ के बारे में क्या था, तो उतना जानकारी नहीं है इनके पूरे डिटेल की, ये कहाँ से थे, क्या थे, इतनी जानकारी नहीं है, किसी मतलब लिटरेचर में ये चीज नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम होमर्स के अब बेस्ट वर्क जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लिख लिया आपने, इसके बाद आ जाता है होमर्स बेस्ट वर्क्स। देखिए, होमर जो थे उनके बेस्ट दो ही वर्क थे, और आप जानते हैं दो वर्क बेस्ट कौन से थे, वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगी, क्योंकि उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद मैं आगे स्लाइड चेंज कर दूंगी। जल्दी कर ले, फिर मुझे बता दे प्लीज। ओके, बताइए, चेंज कर ले। चेंज कर ही देते हैं, अब नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें आ जाते हैं हम। मैंने कहा होमर के दो बेस्ट वर्क, होमर्स बेस्ट वर्क्स। तो इनके बेस्ट वर्क्स में दो ही नाम आते हैं, दो ही एपिक आते हैं।
मैम रिकॉर्डिंग हो रही थी, यस यस रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है द इलियड और दूसरा है द ओडिसी। ये दो वर्क है, ठीक है, द इलियड एंड द ओडिसी। अब इलियड क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि ये दोनों के दोनों जो ये वर्क है, ये दोनों के दोनों वर्क जो है ये ट्रांसमिटेड किए गए थे, वर ट्रांसमिटेड बाय होमर। देख लो, ध्यान से समझ लो, ट्रांसमिट किए गए थे मतलब उन्होंने लिखे नहीं थे। फिर बाद में इट वॉज, क्यों आपको पता है, ट्रांसमिटेड बाय होमर एज ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधे थे तो वो लिखते कैसे, ठीक है। तो इसको बाद में क्या किया था, लेटर रिटर्न, बाद में फिर ये लिखे गए थे। आपको पता है किसने इसको फिर द इलियड और ओडिसी को किसने किया था, ये अभी आपने एलटी का एग्जाम दिया है, वहां भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आज फोन, जिस समय क्लास लेते हैं फोन भी बहुत आते हैं, ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए अब इसमें मैं बता दूं आपको, ये सबसे, अगर मैं द इलियड की बात करूं, इलियड की, ठीक है, तो जो इलियड है ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। तो लिख लीजिए ओल्डेस्ट एपिक, ओल्डेस्ट एपिक, सबसे पुराना एपिक। कहीं आ गया एग्जाम में क्वेश्चन तो होमर का ही है, क्योंकि सबसे पहला पीरियड लिटरेचर में, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े तो आर्केइक पीरियड आ गया, उससे पहले तो लिटरेचर का कहीं सेंस ही नहीं है। अब आपको बात समझ में आ गई कैसे आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि लिटरेचर की शुरुआत ही कहाँ से हुई है, आर्केइक जोन से हुई है, ठीक है। तो आर्केइक पीरियड है जो कि ग्रीक लिटरेचर से हमें समझ में आता है कि ग्रीक लिटरेचर से स्टार्टिंग हुई है। तो ओल्डेस्ट एपिक है ये। और ये जो एपिक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। इट रिप्रेजेंट्स ट्रोजन वॉर, ये एक ट्रोजन वॉर जो बहुत ही फेमस वॉर हुआ था, 10 साल के लिए हुआ था, उस वॉर को ये बताता है। ट्रोजन वॉर भी कह सकते हैं या ट्रॉय वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रॉय एक जगह थी, अभी बताऊंगी आपको तब आपको समझ में आएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रोजन वॉर को, या आप कह सकते हो ट्रॉय वॉर को। किसके बीच में था ये, अगर बात पूछी जाए तो ये था वॉर बिटवीन, दिस वॉज द वॉर बिटवीन ग्रीक एंड ट्रोजन। किसके बीच में था, ग्रीक एंड ट्रोजन। अब इसकी कहानी भी है, अभी बताएंगे, पहले आप यहां तक लिख लो। ये कब तक वॉर होता है, अभी मैंने आपको लिखवा दिया, बताया भी कि ये वॉर एग्जिस्ट करता है फॉर 10 years, कंटिन्यू फॉर 10 years, मतलब 10 साल के लिए ये युद्ध होता है, ठीक है। और एक लाइन और लिखो इसमें, इट रिवॉल्व्स अराउंड, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो लिख लीजिए रिवॉल्व्स अराउंड। इसमें 4 कैरेक्टर है, उन 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही ये पूरा वॉर घूमता है। तो वो कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए आप, 1 2 3 एंड 4, 4 है, आई थिंक दिस विल, तो 4 है, इसको देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 हैं जिनके बीच में ये युद्ध छिड़ा। तो एखलीज, एक वर्ड तो आता है एखलीज, ACHILLES, एखलीज। दूसरा लिख लीजिए पैरिस, PARIS, ये पैरिस ही क्या रहता है, ट्रोजन का राजे का बेटा रहता है, अभी बताएंगे क्या होता है फिर, ठीक है। फिर आप लिख लीजिए एक कैरेक्टर है हेक्टर और लास्ट कैरेक्टर है हेलेन, HELEN, हेलेन। तो जो मेन कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो कहानी की शुरुआत जहां से होती है, वो शुरुआती यहां से होती है कि ये जो पेरिस रहता है, जो ट्रोजन के राजा का बेटा रहता है, हेलेन जो ग्रीक,
जो ग्रीक है वहां के राजा की पत्नी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल रहती है। ये हेलन जो रहती है बहुत ब्यूटीफुल रहती है, वो इतनी ब्यूटीफुल रहती है कि जो ट्रोजन है, हाँ पेरिस की वाइफ, लेकिन पेरिस की वाइफ ये कब बनती है इसकी कहानी भी है, ये वॉर के बाद ही की बात है। क्योंकि जो पेरिस रहता है वो जब हेलन को देखता है तो फिर वो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, तब वो युद्ध की तैयारी, मतलब वो क्या करता है, इसको इलोप करा देता है, इसको भगा देता है और इसको अपने साथ ले जाके उससे शादी कर लेता है। तो यहाँ पर जो एगमम अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रीक रहता है, जो ग्रीक के राजा रहते हैं, अब उसके मतलब एगमन जो रहता है उसकी भाभी समझ लो, उसकी हेलन जो रहती है, तो वो क्या करती है, वो इसके साथ भाग जाती है पेरिस के साथ, वहां शादी कर ले, उसके साथ शादी हो जाती है, इलोप हो जाती है, वो उसको भगा के ले जाता है। तो यहाँ पर ग्रीक के जो राजा रहते हैं, अब उनकी इज्जत का सवाल होता है कि हमारी बहू वहां चलेगी, तो ये युद्ध ही इस चक्कर में छिड़ता है कि भाई उसको हम वापस अपने स्टेट लेके आएंगे। तो ये लड़ाई में बहुत बड़ा क्या रहता है, एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है। यहाँ पर हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं गॉड का इंटरवेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि कोई किसी को अभिशाप दे देता है तो फिर वो अभिशाप से फिर भगवान क्या भविष्यवाणी करते हैं। हाँ 10 साल का पीरियड लिखा है, ये ऑलमोस्ट 10 years तक ये वॉर चलता है, तब जाकर वो हेलेन को वापस ला पाते हैं। लेकिन उस पीरियड के दौरान परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियों में बहुत बदलाव आता है, बहुत सारी बदल जाती है। अभी मैं आगे है जो वाइफ रहती है वो भी फिर ये ट्रोजन के उसके साथ मिल जाती है, राजा के साथ, उसके साथ कत्ल कर देते हैं। रीजन ये रहता है क्योंकि जो ग्रीक का जो एगमिन रहता है उसको भगवान संदेश देते हैं कि यदि तुम अपनी गलती होगे जाके तो तुम्हारे फेवरेबल में ये क्या आ जाएंगे, सिचुएशन आएगी और तुम जीत पा सकते हो। तो यहाँ पर जब उसकी वाइफ रहती है वो सोचती है ये तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन फिर बाद में कि भाई कम से कम हम जीत तो जाएंगे, तो अपने बच्चे का भी बलिदान कर देता है। उसकी जो वाइफ रहती है वो क्लेटिस्ट्रा, वो भी बड़ी चिड़ी रहती है। तो ये भी कहानी मैं आगे बताऊंगी, अभी आप फिलहाल यहाँ तक की स्टोरी को समझ लो कि इलियड में होता क्या है। तो ये इस एपिक में ट्रोजन वॉर को होमर ने अब बताया है, दर्शाया है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक लिख लो, फिर इसके बाद मैं आगे का पॉइंट लिखाऊंगी आपको, यहाँ तक लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं ओडिसी को आपको लिखवाऊंगी। ओडिसी में कुछ भी नहीं है, देखो होमर जो है, इलियड आपका यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो ओडिसी था वो इसी का, इलियड का क्या था, सीक्वल था। तो ये चाहे तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सीक्वल है, लिख लीजिए, सीक्वल ऑफ इलियड, मतलब सीक्वल, उसका दूसरा पार्ट, उसके दूसरा पार्ट, इलियड का जो दूसरा पार्ट था उसको क्या कहा गया, द ओडिसी। उसमें उस चीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, और इसमें किसकी जर्नी दिखाई जाती है, जर्नी ऑफ ओडिसस एंड यूलिसस। मतलब हमें यहाँ किसकी जर्नी को देखने को मिलता है, ओडिसस की जर्नी और यूलिसस की जर्नी को दिखाई मतलब दर्शाया गया है। यूलिसस की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ट्रॉय है, ये जो ट्रोजन वॉर है, ये लड़ाई का युद्ध कहाँ जाकर समाप्त होता है, तो दैट इज फ्रॉम ट्रॉय टू इथाका, यहाँ पर जाके ये खत्म होता है, ट्रॉय टू इथाका। ठीक है, ट्रॉय टू इथाका। तो ये युद्ध जो चल रहा था, 10 साल का जो युद्ध चला, पहले फेज में इलियड में यहाँ तक की बात हुई, फिर आगे क्योंकि 10 साल तक कहानी चली, 10 साल में मतलब ट्रॉय से इथाका जाकर फिर ये समाप्त हुई। तो ये पूरा पीरियड जो था ये इसका सीक्वल था, दिस वाज द होमर्स बेस्ट वर्क। ठीक है, ये आर्केक है। इसके बाद हमने पढ़ा है क्लासिकल पीरियड, जो कि नेक्स्ट है। ये लिख लिया तो आप बता दीजिए, फिर मैं इसके आगे मूव ऑन करती हूँ, जल्दी से बता दीजिए।
लिखने के बाद बता दे प्लीज। कर लिया, सबने कर लिया? ठीक है, इसके बाद में इसके आगे मूव ऑन करेंगे। तो देखिए, अब हम आते हैं दूसरे पीरियड में, क्योंकि हमने ये आर्केक को डिस्कवर किया। ठीक, आर्केक में हमने होमर को पढ़ा था। अब हमारा जो थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, तो ये अब आ जाइए आप क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड, अब क्लासिकल पीरियड में हमने बोला ड्रामा था। क्या था? क्लासिकल ड्रामा। आप लोगों को राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? क्लासिकल ड्रामा ऐसे कर दूं तो आपको समझ में आएगा आई थिंक। वैसे में अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसी कर्सिव राइटिंग समझ में आ रही है, बता दे जरा जल्दी से। अगर समझ में आ रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? क्लासिकल ड्रामा, मुझे लगता है रनिंग ठीक है, रनिंग ज्यादा बेटर है, इसमें टाइम लगेगा, है ना? तो मुझे लगता है रनिंग ही बेटर रहेगा। क्लासिकल ड्रामा जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, ये मेरे लिए जोन इतना कंफर्टेबल नहीं है। सो इट्स बेटर टू राइट लाइक दैट। अब आपको पता है जब ड्रामा है तो ड्रामा दो टाइप के थे, एक तो ट्रेजेडी थी और दूसरी कॉमेडी। दो टाइप के ड्रामा होते थे, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिकल ट्रेजेडी। तो सबसे पहले जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है आपका क्लासिकल ट्रेजेडी। ठीक है, तो क्लासिकल ट्रेजेडी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कब से क्या हुआ ये लिख लेते हैं। इट इमर्ज, यहाँ पॉइंट वाइज लिख लीजिए, आपको पॉइंट वाइज ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इमर्ज, इसका इमर्जेंस कब हुआ, कब पैदा हुआ, है ना? तो ये इमर्ज हुआ था इन द लेट 6th सेंचुरी। लेट 6th सेंचुरी में ये पीरियड, सेंचुरी बीसी भी कर लो, ठीक है? तो लेट 6th सेंचुरी बीसी में क्लासिकल ट्रेजेडी की क्या हुई, शुरुआत हुई, वो देखने को मिला। लेकिन ये कहाँ देखने को मिला हमें? इन द फेस्टिवल ऑफ, इन द फेस्टिवल ऑफ, किसके फेस्टिवल में हमें ये चीज देखने को मिली है लिटरेचर में? तो लिख लीजिए डायोनाइसस। DIONYSUS, SUS है, ठीक है? स्पेलिंग सही करें ना, SUS, डायनासस। अब ये डायोनासस क्या थे? तो ये डायनासस जो थे वो भगवान थे। Who was he? तो यहाँ पर इसको लिख लो आप। मैं डायनासस को यहीं पर इस तरीके से शो करके लिख देती हूँ। इनको कहा जाता है गॉड ऑफ वाइन मैरीमेंट, गॉड ऑफ वाइन मैरीमेंट कहा जाता है, ठीक है? अब एक्चुअली होता क्या था, ये जो ट्रेजेडी थी 6th सेंचुरी से, 6th सेंचुरी बीसी से, जिसमें ये जो ये डायनासोर्स जो ये फेस्टिवल हुआ करता था, जिसमें भगवान, किसके भगवान? वाइन मेमोरेंट के भगवान, गॉड कहा जाता है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर जब भी आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ोगे तो ज्यादातर वर्क आपको ये देखने को मिलेगा कि कंक्लूजन में आके कि गॉड का इंटरवेंशन बहुत देखने को मिला। तो होता क्या था कि एक फेस्टिवल मनाया जाता था। उस फेस्टिवल में ऐसा होता था कि जैसे जितने भी जो ट्रेजेडी लिखने वाले ऑथर्स होते थे वो अपना वर्क या प्ले उस फेस्टिवल में दिखाते थे। तो जब वो उस फेस्टिवल में दिखाते थे तो दिखाने के बाद जिसका प्ले जितना अच्छा होता था उनको फिर पुरस्कार दिया जाता था। तो एक एंटरटेनमेंट के रूप में ये
करा जाता था और एंटरटेनमेंट के रूप में ही लोग अपना वर्क दिखाते थे। ट्रेजेडी, जिसकी ट्रेजेडी बेस्ट होती थी, उसको वो पुरस्कार मिलता था। तो ये ऑनर दिया जाता था इस डायनासोर्स फेस्टिवल में। आ गई बात समझ में? इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर है क्लासिकल ट्रेजेडी का, स्ट्रक्चर क्या है, किस रूपरेखा में ये लिखा जाता है, तो आपने ये लिख लिया तो बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। लिख लिया तो बताइए प्लीज ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम इस पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो ये भी 4 भागों में डिवाइडेड है। ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका प्रोलॉग। ठीक है, तो प्रोलॉग क्या है, प्रोलॉग किसे कहा जाता है? तो प्रोलॉग कुछ भी नहीं है, इंट्रोडक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन है किसका? टू द प्ले एंड बैकग्राउंड। तो जो प्रोलॉग है, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है इस वर्क का, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? तो यहां पर ये क्या है, एक वेट बोर्ड को थोड़ा सा विजिबल कर दें, अब सही है। तो इसमें ये जो प्रोलॉग है, इसमें इंट्रोडक्शन है, प्ले का इंट्रोडक्शन होता है और उसकी क्या बैकग्राउंड है इस चीज के बारे में डिस्कस होता है। फिर आपका आता है पैराडॉस, दूसरा आता है आपका पैराडॉस, दूसरा है ये। ठीक है, पैराडॉस क्या है? पैराडॉस में क्या होता है, मोर बैकग्राउंड, इसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड दिखाई देता है। मोर बैकग्राउंड टू स्टोरी, और इसमें हमें कोरस देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है, ये जो स्टोरी होती है उसमें बहुत सारा बैकग्राउंड होता है और उसमें किसका क्या चीज देखने को मिलती है? कोरस। तो कोरस तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत, और ये जो कोरस होता था इसमें ज्यादातर वृद्ध लोग ही होते थे। ठीक है, तो वो कोरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका एपिसोड्स। नेक्स्ट है थर्ड एपिसोड्स। अब एपिसोड्स कहते हैं ना, जैसे एपिसोड होता है, तो एपिसोड, तो ये एपिसोड में क्या होता था? मेन फंक्शन, मेन एक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है मेन एक्शन विथ 5 एपिसोड्स। तो इनमें 5 एक्शंस होते थे, जैसे हमारे शेक्सपियर के टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, ज्यादा 5 एक्ट प्ले पढ़ते हैं, तो यहाँ एपिसोड्स होते थे और मेनली क्या होते थे, 5 एपिसोड देखने को दिखाई देते हैं, मतलब दिखते हैं। अब एक्सोडस नेक्स्ट यहां पर आता है आपका 4th पॉइंट, दैट इज योर एक्सोडस। 4th पॉइंट एक्सोडस। अब एक्सोडस में क्या है, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। यहां पर एक्सोडस कहता है कंक्लूजन, कंक्लूजन कह लो, और यहां पर हमें गॉड्स इंटरवेंशन मिलता है, इंटरवेंशन। कहीं ना कहीं हमें इस पीरियड में भगवान का हमें इंटरवेंशन देखने को मिलता है। और इंटरवेंशन किसको कहते हैं? जहां पर भगवान दखल करे, जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि कोई ना संभाल सके, तो उसको भगवान आकर ही सुधारते थे। ठीक है, तो इसलिए भगवान का कंक्लूजन इस तरीके से दिखाई देता है कि भगवान का क्या है? इंटरवेंशन। अब भगवान के इंटरवेंशन को एक पॉइंट और कहा जाता है, वो भी आप चाहे यहां पर लिख लीजिए, नोन एज, वो पॉइंट लिख लीजिए, ये लिखा है ना गॉड्स इंटरवेंशन, तो यहां पर लिख लीजिए ऑल्सो नोन एज, या ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है उनको? ड्यूस एक्स
मशीना। जो ये गॉड का इंटरवेंशन है इसको क्या कहा जाता है? डिवस एक्स मशीना। क्लियर हो गया? यहां तक सबने लिख लिया तो बता दीजिए प्लीज। इफ यू हैव डन देन प्लीज टेल मी सो दैट थोड़ा सा आगे और चलते हैं। करने तो जरूर बता दे, ठीक है? ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अब हम यहां पर कौन कौन से ग्रीक जो ट्रेजेडीज थी उनके कुछ फेमस ट्रेजेडियंस, उस समय पे कौन से ग्रीक फेमस ट्रेजेडियंस थे, ट्रेजेडी लिखने वाले थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊपर लिख लीजिए ग्रीक्स फेमस ट्रेजेडियंस। जिन्होंने, जो फेमस ट्रेजेडियंस थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेजेडी लिखी और बड़ी ही फेमस थी, तो वो कौन कौन से थे? तो हम उसमें सबसे पहला नाम आता है एस्काइलस। एस्किलस, इसमें नाम किसका आता है? एस्किलस। एस्किलस की स्पेलिंग LUS करना, ठीक है? AES एस की लस, यहां ई इधर नहीं आएगा ना, इधर आ जाएगा एस्किलस, ठीक है? स्पेलिंग सही कर लेना। अब इन्हें, अब वैसे भी आपको आना चाहिए, जब ग्रीक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। तो इसके नीचे पॉइंट वाइज लिख लीजिए, कॉल्ड एज फादर ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है? इन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। ऑलमोस्ट, लगभग इन्होंने ऑलमोस्ट रिटन 70 to 90 ट्रेजेडीज, मतलब 70 से 90 प्लेस इन्होंने लिखे हैं, ठीक है? लेकिन सरवाइव ऐसे नहीं है कि सबके सब सरवाइव कर गए, सबके सब फेमस हो गए, फेमस बहुत कम पे। तो आप लिख सकते हैं बट वेरी फ्यू सर्वाइव्ड, ठीक है? अब इसमें इनका जो सबसे महत्वपूर्ण, जो इनका सबसे फेमस वर्क था ट्रेजेडी में, उसका नाम लिख लीजिए। हिज मोस्ट फेमस, जो सबसे फेमस इनका वर्क था, उस वर्क का नाम था, उसको लिख लीजिए। मैं ऐसे इसमें लिख रही हूं, ओरेस्टीशिया ORESTEIA, ओरेस्टीशिया ना, ओरेस्टीशिया TEIA, ठीक है? ओरेस्टीशिया, ये ए है, ठीक है? ओरेस्टीशिया ट्रायलॉजी। तो इन्होंने भले बहुत सारे वर्क लिखे, 70 से 90 प्ले लिखे, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हुए। लेकिन इनका एक वर्क जो है ओरेस्टीशिया ट्रायोलॉजी, ये वर्क इनका बहुत ज्यादा फेमस वर्क था। किसका? एस्काइलस का, ठीक है? और एस्काइलस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ट्रेजेडी। ये भी याद रखना है आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। इज दैट क्लियर? तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो एस्ट्रीशियस ट्रायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक ट्रेजिक प्ले है। इट इज अ ट्रेजिक प्ले, ठीक है? ट्रेजिक प्ले के साथ साथ ये सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 450, लिख लीजिए। फर्स्ट परफॉर्म्ड, इस तरीके से लिख लो, फर्स्ट परफॉर्म्ड 458 BC। तो 458 BC में इसको सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। क्लियर? यहां तक लिख ले तो बता दे प्लीज। ग्रीक फेमस ट्रेजेडियंस में सबसे पहला नाम है एस्काइलस का, जिसे फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। कम से कम इन्होंने लगभग 70 से 90 प्लेज लिखे, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत कम हुए। उनमें से एक का नाम आता है जो बहुत फेमस था,
ऑरेस्टीशिया ट्रायोलॉजी, जो कि एक ट्रेजिक प्ले था 458 बीसी में ये लिखा गया। और इसको ट्रायोलॉजी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 3 प्ले भी थे इंक्लूडेड, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। तो वो चार्ट बना देंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं वो चार्ट बना देती हूँ। प्लीज डू इट फास्ट, फिर मैं आगे इसको कर लिया तो बता दीजिए, सो दैट आई कैन चेंज इट। वैसे ये रिकॉर्डिंग है, आप देख भी सकते हैं बाद में, ठीक है। ओके, आई थिंक आई मस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद और जो हम बोल रहे हैं ऑरेस्टीशिया ट्रायोलॉजी हम बात कर रहे हैं। ट्रायोलॉजी मतलब तीन वर्क हैं इसमें। तो वो 3 वर्क कौन कौन से हैं उसको भी देख लेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहला आता है आपका एग मेमनन। सबसे पहला वर्क है एग मेमनन, ठीक है। फिर आता है द लिबेशन बियरर्स। द लिबेशन बियरर्स, ठीक है। फिर आपका आता है द यूमिनियर्स। द यूमिनियर्स, ठीक है। तो ये तीनों वर्क जो है, ये तीनों वर्क क्या कहलाए जाते हैं? 3 प्लेस, ऑल टुगेदर कॉल्ड ट्रायोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों मिलके, ये तीनों प्ले इसमें है ऑरेस्टीशिया में। ये एगमैन है, फिर उसके बाद लिबेशन बियरर्स होता है, फिर द ह्यूमैनिटीज। तो ये सब एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो ये पूरी स्टोरी एक के साथ एक है। तो इसलिए ये पूरा जो वर्क है ये इस तरीके से 3 फेजेस में 3 प्ले के साथ मिलके बना है, तो इसको ट्रायोलॉजी कह दिया। अब इसका मैं एक आपको आज फैमिली ट्री बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरी फिर 7 o'clock पे लाइव क्लास भी है, सो उसके लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो टाइम अभी देखते हैं, अभी तो हम 5:30 to 6:30 का रखते हैं, ठीक है। आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन रिगार्डिंग द टाइम। अभी तो फिलहाल ये टाइम जो चल रहा है उसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने बना लिया तो बता दीजिए। उसके बाद मैं आपको जियोनोलॉजी ऑफ ऑरेस्टीशिया मतलब जियोनोलॉजी मतलब क्या इनका फैमिली ट्री है वो मैं आपको बना के बता देती हूँ, ठीक है। सबने कर लिया, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप बाद में देख भी सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यहां पर आप लिख लीजिए जीनोलॉजी ओरेस्टीशिया। जियोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब इनकी फैमिली ट्री, इसको हम बोल सकते हैं फैमिली ट्री। भाई कौन कौन इनके खानदान में था, क्या क्या था, इनकी क्या कहानी है, ये लोग कौन थे, क्या किस चीज पे युद्ध हुआ, क्या हुआ, क्या कहानी थी, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, और ये लिखी किसके द्वारा गई है? बाय एस्काइलस, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका ट्री बना लीजिए आप। टेंटलस, TANTALUS, टेंटलस। उनकी वाइफ फिलॉप्स, ठीक है। ये राजा और किंग एंड क्वीन, ठीक है। ये दोनों राजा और रानी थे, ठीक है। कहाँ के राजा रानी थे? ऑफ आर्गोस। कहाँ के थे ये? किंग एंड क्वीन ऑफ आर्गोस, ठीक है। आर्गोस के राजा रानी थे। अब इनके 2 बेटे थे,
इनके इन दोनों हस्बैंड वाइफ के क्या थे, 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था थाइसिस्टस, ठीक है, THYESTES, थाइसिस्टस, और एक का नाम था एट्रियस, ठीक है। ये दोनों क्या है, अगर ना समझ में आए तो लिख लीजिए, ये दोनों क्या थे, ब्रदर्स, ठीक है, ये दोनों भाई थे। अब होता क्या है कि थाइसिस्टस जो रहता है वो एट्रियस की वाइफ को सेड्यूस कर देता है। तो यहीं पर मैं चार्ट बना रही हूँ, आप चार्ट से समझिएगा, कहानी को थोड़ा समझिएगा, है। ये जो थाइसिस्टस है ये एट्रियस की वाइफ को, ठीक है, एट्रियस की ये वाइफ है, ये वाइफ, ये थाइसिस्टस इसकी वाइफ को क्या कर देता है, सेड्यूस कर देता है, ठीक है। तो जब ये भाई अपने भाई की बीवी को सेड्यूस कर देता है तो ये इसको निकाला कर देता है, इसको क्या कर देता है, एग्जाइल। तो लिख लो, ही देन exiles थाइसिस्टस। फिर वो अपने भाई को कहता है भाई निकल जा, राज से निकल जा, ठीक है। तो उसने उसको भेज दिया। यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है। फिर मैं इसी के आगे आपको पॉइंट बता के बताती हूँ। अब होता क्या है, ये तो भगा देता है, लेकिन फिर इसका भी, ये जो थाइसिस्टस है इसके भी बच्चे रहते हैं, लेकिन अब इसके बच्चों में सारे बच्चों का नाम नहीं दे रखा है, अभी बताएंगे क्यों। इसके एक बच्चे का नाम देते हैं और उस बच्चे का नाम होता है एगेस्थस। एगेस्थस की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, AEGIS, एगेस्थस, ठीक है। एगेस्थस इसका बेटा रहता है, ये सन है किसका, इसका। समझ में आ गया, कहानी को थोड़ा समझिए, तब आप फैमिली ट्री समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेंटलस फिलोप दोनों पति पत्नी है, आर्गोस के राजा रानी है, इनके 2 बेटे हैं, थाइसिस्टस, एट्रियस। ये दोनों भाई अच्छे हैं, लेकिन थाइसिस्टस एट्रियस की वाइफ को सेड्यूस करता है, फिर ये उसको निकाला कर देता है, एग्जाइल कर देता है। और फिर इसके भी बच्चे होते हैं थाइसिस्टस के, उसका नाम होता है एगेस्थस। लेकिन एगेस्थस की जो बीवी होती है वो हो जाती है क्लाइटा, ये नाम लिख लीजिए, इसकी वाइफ का नाम लिख लेना, इसकी जो वाइफ रहती है उस वाइफ का नाम रहता है, अभी बताऊंगी फिर वो कौन है, क्लाइटे, CLYTA, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्लाइटे, ठीक है, मेंस्ट्रा, मेंस्ट्रा, ये क्लाइटे मेंस्ट्रा इसकी वाइफ होती है। अब क्यों होती है अभी मैं बताऊंगी, ये इसकी एक्चुअली वाइफ नहीं रहती है, अभी इसकी कहानी भी है, ये इसकी वाइफ नहीं रहती है। अभी क्यों कौन रहती है एक्चुअली ये क्लाइटा मेंस्ट्रा, ये मैं अभी बताती हूँ। पहले आप इतना समझ लो यहाँ तक कि एगेस्टस ये इसका बेटा है, ये इसकी वाइफ है, ठीक। अब एट्रियस जो है उसके भी तो बच्चे हैं, तो उसके 2 बच्चे रहते हैं, इसके 2 बच्चे रहते हैं, इसके 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी बताते रहना, ठीक। तो इसके जो 2 बच्चे रहते हैं, एक का नाम रहता है मैनिलस, ठीक है, और एक का नाम रहता है एगमेम्नन, AEG, एगमेम्नन। 2 बेटे हैं। अब इन दोनों बेटों की भी तो बीवी होंगी, ये एट्रियस की क्या है, बच्चे हैं, ठीक। अब इसका नाम, इसकी बेटी, इसकी वाइफ का नाम तो हेलेन रहता है, जो मैंने आगे जिक्र किया आपसे। इसकी वाइफ है हेलेन, जो बहुत सुंदर है, जिसको पेरिस, जो ट्रोजन वॉर चलता है वो इसी के ऊपर चल जाता है, क्योंकि वो इसको ले जा लेता है, ठीक है, उससे शादी कर लेता। तो ये हेलेन है वाइफ, ठीक है, किसकी, मेनेलस की। और एगमेन की वाइफ कौन रहती है, वो ये रहती है क्लाइटे मेंस्ट्रा,
ठीक है, क्लाइटेमेंस्ट्रा ये इसकी वाइफ है। अब आप थोड़ा कहानी समझ रहे हैं, कहानी को देखो जरा क्या होता है। ये एट्रियस के दो बच्चे हैं, मेलिनस और एगेमेनमेन, और एगेमेनमेन ये दोनों हेलन और क्लाइटेविसस ये दोनों इसकी वाइफ है। ठीक है, अब कहानी यहां तक आने से पहले थोड़ा मैं ऊपर की कहानी समझा दूं, तब आप थोड़ा आगे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, होता क्या है, जब ये इसकी वाइफ को सेड्यूस कर देता है, निकाल देता है, तब इसका जो बेटा रहता है, जब इसके बेटे की बीवी को वो भगा के, उसका चक्कर चलता फेयर चलता है, क्योंकि एगमेन तो चला जाता है ट्रोजन लड़ाई में, और ये पीठ पीछे इसका फेयर चल जाता है इसके साथ। ठीक, तो ये भी इसके साथ, ये दोनों मिल के फिर लास्ट में एगमेन का किल कर देते हैं। अब ये इसलिए किल करती है क्योंकि उसको ये लगता है मेरी बेटी को इसने क्या कर दिया, मारा है, और फिर ये दिखाया गया है। ठीक, लेकिन होता क्या है, ये जो एक्ट्रेस है एक दिन दावत पे थाइसिस्टर्स को बुलाता है, और जब थाइसिस्टर्स को अपने घर बुलाता है दावत के लिए, तो जब दावत के लिए बुलाता है तो वो उसको उसी के बच्चों का मांस खिला देता है, और खिलाने के बाद तब बोलता है कि ये तो तुम्हारे मरे हुए बच्चों का भोजन है। ठीक है, तो ऐसे करके उसको इतना बुरा लगता है कि वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, गम में हो जाता है, और गम के बाद वो मर जाता है। तो ये कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स, तो उसका बेटा अब क्या वो ले लेता है, बदला ले लेता है, समझ लो। कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि वो उसकी वाइफ से क्या कर लेता है, एट्रियस की बेटे से वाइफ को छीन लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एगमेन है, एगमेन के बच्चे रहते हैं, क्योंकि एगमेन ही अपने बच्चे का सेक्रीफाइस करता है। तो ये चार्ट मैं आपको थोड़ा सा घुमा देती हूँ, क्योंकि इसी फ्लो में रहेगा तो ठीक है, पीछे जाऊंगी तो आपको समझने में मुश्किल होगी, तो मैं यहीं से आगे इस चार्ट को इधर ले जा रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। इस चार्ट को मैं इधर से घुमा के ले आई ऊपर, दैट मीन्स मेलेनस और एगमेन। लेकिन हमें यहाँ पर कहानी में चेंज ये करना है कि ये जो ट्री है, ये ट्री अब किसका है, किसके बच्चों की बात चल रही है, इनके बच्चों की बात, एगमेन और क्लाइटेरिया के बच्चों की बात। तो इनके 3 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो 3 बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को चिल्ड्रन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो 3 चिल्ड्रन रहते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 बच्चे रहते हैं। अब वो 3 बच्चों का क्या क्या नाम रहता है ये मैं लिखा देती हूँ आपको। एक का नाम रहता है इफिजीनिया, इफिजीनिया। ठीक है, इफिजीनिया रहता है। फिर दूसरे का नाम रहता है इलेक्ट्रा। ठीक है, क्या रहता है, इलेक्ट्रा। और तीसरे का नाम रहता है ओरेस्टस। कहानी यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आई? इनके 3 बच्चे रहते हैं, एफिजीनिया, इलेक्ट्रा, ओरेस्टस। अब क्या होता है कि जो जो गॉड होते हैं, जिस समय ये एगमेन युद्ध के लिए जा रहा होता है तो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, लहरें आती है, समुद्र बहुत ज्यादा, नेचुरल जो कंडीशन होती है वो बहुत बेकार होती है, वो इनको आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस वजह से जो वहां के जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, वो आते हैं, और आने के बाद बताते हैं कि तुम्हारा ये जो आगे जाने का जो अवसर है, वो आगे तुम इसलिए नहीं जा पा रहे हो क्योंकि तुम्हें यहाँ अपने किसी बच्चे का बलिदान देना पड़ेगा, तब फेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगे और तुम ये युद्ध जीत लोगे। और वो कहता है कि अगर तुम्हें युद्ध मतलब तुम्हें सैक्रिफाइस भी अगर करना है तो तुम्हें अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले तो वो बहुत मना करता है, उसकी बीवी बहुत मना करती है, बीवी तो लास्ट तक भी मना करती है, लेकिन वो क्या करता है, वो जाता है, और जाने के बाद लेके आता है अपनी बेटी को, और वो उसका जिसे कहते हैं ना बलि चढ़ा देता है। और उस बेटी का नाम, जिसकी बलि चढ़ती है, उस बेटी का नाम रहता है इफजीनिया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? एक्चुअली टाइम हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है लाइव, आप लोग आया करें, लाइव क्लास जरूर दें, वो लैंग्वेज पे है। ठीक है, तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसका सैक्रिफाइस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? सभी आप अभी तो आज आप जितने हो आप बताइए, सभी लोग बताइए कितना समझ में आया, थोड़ा हो गया? मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोबारा भूल जाओगे, भूलने वाली कहानी नहीं करनी है, इसको ऐसा याद रखो कि बस कहानी यहाँ छप जाए,
तो बताइए, क्लियर है सबको? जल्दी से फटाफट कमेंट तो करके बताएं। कमेंट करेंगे तो मुझे, हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं करूंगी थोड़ा सा आफ्टर द क्लास, ओके, आफ्टर माय नेक्स्ट क्लास। तो ये बता दो सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जितना हमने आज पढ़ लिया वो आप सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, आई वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट आरती? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। द थिंग इज दैट आप सबको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, 2 मिनट का टाइम लूंगी। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर तक ही सीमित है कोर्स। मैं इसलिए इन डिटेल पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री तो ऐसी चीज है लिटरेचर की जो आनी ही आनी है, एग्जाम में पूछी ही जाएगी। तो टॉपिक आपके लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो द वन हुआ भाई, मुझे तो आपको एक चीज और बता दूं, जो लेक्चरर का एग्जाम होगा उसमें तो 3rd डिवीजन बच्चा भी दे सकता है एग्जाम। मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, आज दे दूंगी उन्हें मैसेज। तो वहां ये क्राइटेरिया नहीं है कि 60% चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। 3rd डिवीजन आप पास हो गए, आप लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हो। और आज से ही अपनी मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद मेंस, मतलब अगर मैं लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर की बात करूं, तो 2 महीने का टाइम भी नहीं देते हैं। और उस 1.5 महीने में इतना लेंथी सिलेबस करना इज नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं ना, धीरे धीरे शुरुआत से पढ़ेंगे तो वहां भी सिलेक्शन के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और आपका ये जो पॉलिटेक्निक वाले हैं जो दे रहे हैं, उसका तो आपको पता ही चल गया, 23 फरवरी 2025 है। तो ऑलमोस्ट 6 months आर देयर, लॉट ऑफ टाइम इज देयर। तो समय है, सब कुछ है, मैं सब लग जाऊं, ठीक है ना? क्लियर है? तो बाकी हम, अब मैं लाइव आऊंगी लैंग्वेज में, थोड़े से सब्स्टिट्यूशन इडियम्स वो भी आपके कोर्स में है, तो यू मस्ट गो थ्रू इट एज वेल। जो नहीं देख सकते वो बाद में जरूर देख लिया करें, ठीक है? सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ, ओके? शैल आई? फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं टुमारो, ओके फाइन। डाउट ग्रुप बना दूंगी आप लोगों का, ठीक है?